Good morning friends, I am Vinod Rawat and you are watching me on Rawat Classes जोधपुर। आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने और लेके आ रहा हूँ। This is my second video of the day. In this video we are going to discuss some confusing words. We have to make our preparation in such a manner that all aspects of the learning are included in your preparation. अगर एक साइड का करोगे तो काम चलेगा नहीं, एवरीथिंग। तो मेरा भी यही प्रयास है, ये आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया तैयारी करेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दी लेसन। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ग्रुप में। इसमें पहला ग्रुप में वर्ड है एसेंट। ये वर्ड बना हुआ है एसेंट से, तो वोके भी सीखोगे आप। एसेंट वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब चढ़ना होता है, टू क्लाइंब अप, चढ़ना होता है। इसी का नाउन बन गया आपका एसेंट। और हम बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एंटोनिम होता है डिसेंड करना, उतरना। ही डिसेंडेड फ्रॉम द हिल कंप्लीटली टायर्ड, ठीक है। और डिसेंड का नाउन होता है डिसेंट, इसका नाउन होता है डिसेंट, उतराई, ठीक है। तो एनीवे ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपने ऐसा कहना हो, जैसे मैंने इसको नाउन को इस्तेमाल किया ना, एसेंट टू द हिल वाज वेरी टायरिंग, यानी पहाड़ पे चढ़ना बड़ा थकाने वाला काम था, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एसेंडिंग द हिल, एक ही बात है, बाकी सेम, वाज वेरी टायरिंग, ठीक है। डिसेंडिंग द हिल, ठीक है, या डिसेंड फ्रॉम द हिल वाज इजी, ये डिसेंट का प्रयोग हो गया आप नाउन के रूप में। वाज ऑल्सो डिफिकल्ट, कभी कभी उतराई भी बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे सुना आगे बच्चों, क्लाइंबिंग अप। और इन शब्दों का भावार्थ भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूँ एसेंट टू दिस हाई पोस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सीढ़ी लेके थोड़ी चढ़ा पोस्ट पे, उसने एक ऊंचा पद प्राप्त किया है बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क। बाय डिंट ऑफ हार्डवर्क का अर्थ होता है मेहनत से। तो इस ऊंचे पद पर वो मेहनत से पहुंचा है, ऊंचाई पे पहुंचा है, इसलिए मैंने एसेंट का प्रयोग किया। आई होप कि समझ आ गया सबको। और ये जो एसेंट है ये नाउन और वर्ब दोनों है। एसेंट का मतलब अप्रूवल देना, स्वीकृति देना। इसे मैंने टू लगाया है और साथ में नाउन लिखा अप्रूवल, ये दोनों है, ठीक है। अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करो इसको तो ऐसे कहूँगा, हैज़ योर फादर गिवन हिज एसेंट टू योर प्रपोजल। आपने कोई प्रपोजल बनाया, किसी ने पूछा आपके पापा ने, ठीक है ना, आपका इसकी अपनी सहमति, अपनी अप्रूवल दे दी है, ठीक है। और एसेंट का मतलब अप्रूवल भी हो गया। ही हैज फाइनली गिवन हिज एसेंट टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने का अनुमति, सहमति दे दी है, जिसने भी दी है, चाहे वो पार्लियामेंट ने दी है या प्रेसिडेंट साहब ने खुद ने दी है, ठीक है। आई होप कि इट इज क्लियर, ठीक है। दोनों वर्ड आपके क्लियर हो गए हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। एसेंट वर्ब भी है, एसेंट नाउन भी है। अब दूसरे ग्रुप में आओ, ये दो वर्ड हैं, ऐसे, और ये ए से शुरू हो रहा है, उच्चारण लगभग दोनों का सेम है, ध्यान रखना। ये ऐसे वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका मीनिंग एक्सपेरिमेंट होता है, एक कोशिश। अब इसमें क्या आएगा, मैंने उसे फिलअप बना के छोड़ दिया इसको। द ड्रग्स नीड्स टू बी एसेड। अब इसमें एसेड ही आएगा फॉर इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का तो होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। ये वर्ड भी आना चाहिए, एफिकेसी। एफिकेसी का तो होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, किसी ड्रग वगैरह के लिए, सिस्टम के लिए, मेथड के लिए। और आपने कहा दिस इज एन एफिकेशियस ड्रग फॉर हेडेक्स। इसका मतलब क्या है, इसको खाओगे तो डिजायर रिजल्ट पैदा हो जाएगा, वांछित परिणाम मिल जाएगा। क्या, सरदर्द चला जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज एन एफिकेशियस ड्रग फॉर कोल्ड, जुकाम के लिए, आपका जुकाम चला जाएगा इससे। दिस ड्रग नीड्स टू बी एसेड। तो इसका मतलब क्या, इसका एक्सपेरिमेंट, इसकी कोशिश की जानी है, टेस्ट करना है।
ठीक है, ठीक है। तो इसका बहुत शानदार प्रयोग है, लिटरल फिगरेटिव कई तरह से आपका, ठीक है। और ये ऐसे आपको पता है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक लेख है जो आप निबंध लिखते हो, है ना। दोनों अंतर आना चाहिए, कहाँ आपने ASSAY लगाना है, कहाँ आपने ESSAY लगाना है, ये सीखने का है। नेक्स्ट ग्रुप में आओ, ये एक वर्ड है अटेन्यूएट और दूसरा वर्ड है एक्सटेन्यूएट। इनको कंफ्यूजिंग वर्ड की लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रहता नहीं है। तो दोनों वर्ड साथ करोगे तब आपको इनका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अटेन्यूएट का अर्थ होता है टू रिड्यूस, कम करना, लेसन करना, टू लेसन, कम करना किसी चीज की इंटेंसिटी को, है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, पहले दिया हुआ सेंटेंस उसको पढ़ लो, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। आप रिस्क को कभी खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको लगातार प्रयासों से आप इसको कम कर सकते हो। समझ में आ गया सेंटेंस के नहीं? एलिमिनेट का पूरी तरह समाप्त करना, और अटेन्यूएट करता है उसको कमजोर करना, है ना, उसको लेसन करना, उसको रिड्यूस करना, ठीक है, ठीक है। दी एडवर्स effects of corona can be attenuated। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? उसके जो प्रतिकूल प्रभाव उनको कम किया जा सकता है बाई एनहांस्ड इम्यूनिटी। ऐसा बोलना सीखो बच्चों, आप भी लिखना सीखो इसको, सारे सेंटेंस को जोर से बोला करो। सेंटेंस बोलते बोलते क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो हम गलती करते हैं, हम केवल पढ़ते हैं, जोर से बोलते नहीं है। हर सेंटेंस जो आपको अच्छा लगता है उसको 2-3 बार जोर से बोल दो। और ये सेंटेंस कितना सुंदर है, मैंने अभी बनाया है। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोरोना कैन बी अटेन्यूएटेड बाय एनहांस्ड इम्यूनिटी। एनहांस का मतलब बढ़ी हुई इम्यूनिटी। आपको मैंने कल परसों भी कराया है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की ताकत इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आपका इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट भी हो सकता है। अटेन्यूएट मतलब कमजोर। तो आपके जो कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको अच्छी इम्यूनिटी से, उनको इम्यूनिटी को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। इसे सब कहते हैं गाढ़ा वाड़ा पियो, है ना, आपका गर्म पानी पियो। एक्सटेन्यूएट का मतलब आपका कम करना होता है, लेकिन ये किसी गिल्ट को, गिल्ट का मतलब अपराध, जो आपने गलत काम किया है उसको कम करना। यानी ये कहना कि यार ये, जैसे किसी ने चोरी की, चोरी उसने इसलिए की, उसके घर में बच्चे रो रहे थे और आपका दूध लेने गया, पैसे थे नहीं, थैली पकड़ी उसने, दूध की और अपने घर में भाग गया। तो मैं यही कहूँगा, ही स्टोल मिल्क अंडर वेरी एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। किसी के पैसे चुरा के भागता तो अलग बात है, दूध लेके भागा, उसके बच्चा तो छटपटा रहा था। उसके वाइफ ने कहा कहीं से दूध ले आओ, घर में पैसे नहीं है, ये बच्चा बच जाएगा ना मर जाएगा। दूध वाले गया, उसने भैया पापड़ दूध देना, थैला पकड़ा, पैसा भाग गया, पैसा नहीं दिया, उसने चोरी की। तो क्या कहूँगा, ही स्टोल मिल्क। अब मुझे बताओ, अब ऐसे में अगर अपने बच्चे के लिए दूध चुराया उसने, तो उसका अपराध चोरी का कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसका मतलब होता है टू लेसन द गिल्ट ऑफ। ही स्टोल मिल्क अंडर वेरी एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। और ये जो कोलोकेशन है ये बहुत कॉमन है। That's right आप। और इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में उसने चोरी की जो जिस परिस्थिति में उसका गिल्ट कम हो जाता है। मैं इसको आपको बताता हूँ, एक बहुत कॉमन कोलोकेशन है, एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब ये आपके मुंह पे चढ़ जाना चाहिए। एग्जाम में कहीं भी फिल इन द ब्लैंक में कहीं भी आएगा तो ये सर्कमस्टांसेस साथ में आएगा। और मैं आपको डिक्शनरी की एंट्री बताता हूँ, ठीक है। और मेरे पास साधन है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो कैसे बताता आपको, मुझे बताओ। आप पढ़िए आप अपने आप। और डिक्शनरी के अंदर सर्कमस्टांसेस वर्ड को बोल्ड किया हुआ है ताकि आपका ध्यान आकर्षित हो इस ओर, ठीक है। ये शी था, यानी ही, क्या ही भी हो सकता है। शी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस वॉज नॉट सेंट टू प्रिजन, ठीक है। एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है अ सिचुएशन विच मेड अ क्राइम सीम लेस सीरियस। तो इस लड़के ने जो अपने बेटे के लिए दूध चुराया तो उसका जो क्राइम कम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है ना, आपके किसी के पैसे थोड़ी चुराए उसने। आई होप कि समझ आ गया। तो ये दोनों का अंतर है, अटेन्युएट का, और दोनों का मीनिंग कम करना है। एक्सटेन्युएट करता होता है, ठीक है, गिल्ट कम करना, ठीक है। हिज गिल्ट वॉज एक्सटेन्युएटेड, ऐसे बोल सकते हो आप, बिकॉज व्हाट ही डिड वॉज अंडर वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। बहुत सुंदर सेंटेंस है ये, बच्चों तुमको कैसे बताऊं यार। और इन सेंटेंस को अगर 3-4 बार आप जोर से बोल दोगे ना, बोलते बोलते, तो ये सेंटेंस भी याद हो जाएगा, और उसके जो आपके कोलोकेशंस होते हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड पे आओ, ये है ब्राइडल, और दोनों का उच्चारण एक ही, इसका उच्चारण भी ब्रिडल नहीं है, ब्राइडल है। ये ब्राइडल का अर्थ होता है दुल्हन से संबंधित, है ना आपका। अपने ब्राइडल मेकअप में वो सुंदर लग रही थी, मैंने भी लिखा, शी वाज लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल मेकअप एंड ड्रेस। दुल्हनों की तो ड्रेस भी शानदार होती है, मेकअप भी शानदार होता है, ठीक है ना। तो सुंदर लग रही थी, शी वाज लुकिंग, क्या होगा, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल, हाँ। और ये जो ब्राइडल है इसके कई मीनिंग है, 2-3 तो मैंने दे रखे हैं, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। ब्राइडल तो हॉर्स का अर्थ होता है घोड़े के ऊपर सैडल रखना, सैडल का अर्थ होता है काठी, जिसमें काठी बैठते हैं ना आदमी, सैडल, ठीक है। और दूसरा अर्थ आपका इसका मतलब टू शो एंगर भी है, और ब्राइडल का अर्थ उसको किसी चीज को कर्ब करना भी है, कंट्रोल करना है, कम करना है। योर अनब्राइडल्ड पैशंस, आपके किसी चीज के बहुत ज्यादा आपको शौक है, दारू पीने का, जुआ खेलने का, तो ये पैशंस कहलाते हैं, ये इंडल्जेंसेस कहलाती हैं। इंडल्जेंसेस का होता है ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप करते हो, उसे आपको खुशी मिलती है, ये इसका सेंस है। और सेंटेंस में यही लिखा हुआ है कि ये जो अनकंट्रोल्ड पैशंस हैं, है ना, इसका मतलब हो गया जिनको आप कर्ब नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। एंड इफ आई से ही ब्राइडल्ड द हॉर्स, ये वो भी है, चलो फॉर अ राइड, तो उसने ब्राइडल का मतलब उसमें घोड़ी के ऊपर काठी लगाई, ठीक है। काठी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी आपका सीट वीट कसी, ठीक है। एंड शी ब्राइडल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको गुस्सा आया। शी ब्राइडल्ड एट द कमेंट्स ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों ने कमेंट किए, उसको बहुत भयंकर गुस्सा आया उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंफ्यूजिंग वर्ड में भी आपको आना चाहिए दोनों का, और दूसरी भी अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे पेयर में आओ, प्रो पेयर है आपका ब्रोच एंड ब्रूच। पहले ब्रूच बता देते हैं, सिंपल है। ब्रूच एक तरह का ऑर्नामेंट है, गहना है, जो ब्लाउज के पास में ब्लाउज को और साड़ी को अटकाने के लिए या किसी भी ड्रेस में लगा सकते हो आप, कहीं भी लगा दो। हीरों से जड़ा होता है, इट इज स्टडेड विद डायमंड्स, डिपेंड करता है कि पैसा बड़ा है तो, है ना आपका, और सस्ता भी आता है। तो ये ब्रूच को आपने समझना है, ब्रूच आपका ऑर्नामेंट है जो ड्रेस के ऊपर जनरली पहना जाता है। मैंने इसमें जो लिखा है देखो आपका, अवॉइड वेयरिंग अ ब्रूच विथ अ सीक्वेंट साड़ी। सीक्वेंट का जिसमें तारे वारे, जिसमें आपका उसका काम हो रखा हो, ठीक है ना, आपका बहुत दुनिया भर का काम, तो उसमें क्या ब्रूच में अट जाएगा, तो साड़ी फट जाएगी। ब्रूच क्लियर हो गया, ऑर्नामेंट। अब ब्रोच का, ब्रोच वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी भी पॉइंट को, ठीक है ना, आपका डिस्कशन के लिए शुरू करना सब्जेक्ट को। तो इसमें लिखा हुआ ब्रोच दिस सब्जेक्ट इन द मीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट किसने ओपन किया, यानी किसने शुरुआत की, ओपन का शुरुआत करना, अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हु ब्रोच द सब्जेक्ट इन द, ठीक है। अगर मैं आपको कल की मीटिंग में यार ये मुद्दा मत उठाना, ठीक है ना, तो रेज एन इश्यू भी हो सकता है इसका, तो मैं ये कहूंगा आपको, डोंट ब्रोच दिस टॉपिक, हो गया, इन टुमारोज मीटिंग। जब बोलोगे लिखोगे तभी तो आपको आएगा, कल की मीटिंग में ये मुद्दा मत उठाना भाई, हाँ ध्यान रखना, प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, नेक्स्ट पे आओ। ये आपके दो शब्द हैं, एक शब्द है कैनाल और दूसरा शब्द है आपका चैनल, ठीक है। चैनल वर्ब भी है, चैनल नाउन भी है, कैनाल आपका प्योर नाउन है। कैनाल आपको पता है नहर, अ लॉन्ग कैनाल वॉज मेड फॉर इरिगेशन इन दिस एरिया। तो सिंपल है, उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें कोई समझाने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। इस एरिया में एक बहुत लंबी कैनाल बनाई गई, जैसे अपने राजस्थान में है, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं आप, है ना। और दूसरा है चैनल, और चैनल के चैनल नाउन भी है, ठीक है। चैनल का मतलब जो दो समुद्रों को बीच में जोड़े या दो जमीनों को जोड़े, ऐसा भी हो सकता है।
इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो आपका है, ठीक है ना, समुद्र कैसा, दैट इज कॉल्ड चैनल। इंग्लिश चैनल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इज अ वाटरवे। तो वाटरवे वहाँ से बहुत कम दूरी हो जाती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड चैनल, ठीक है। और चैनल का रास्ता भी होता है, हमको पता है आपका, दिस इज द ओनली चैनल टू सक्सेस। तो इसका मतलब यही रास्ता है, ठीक है। एंड यू शुड चैनल योर एनर्जी इनटू क्रिएटिव वर्क। तो इसका मतलब आपने इसको दिशा देना है, मैंने लिखा ना, देखो बच्चों इसका मीनिंग आपका टू डायरेक्शन भी है, टू गिव डायरेक्शन टू समथिंग भी है। तो अगर मैं आपको कहूँ यू शुड, आपको सलाह दे रहा हूँ, यू शुड चैनल योर एनर्जीज इनटू क्रिएटिव वर्क। तो अपनी ताकत को क्रिएटिव वर्क की तरफ दिशा दो। बड़ा सुंदर वर्ड है। तो चैनल दो समुद्रों को, दो जमीन को जोड़ने का, बीच का समुद्र या जमीन है उसको भी कहते हैं, जमीन को तो नहीं कहते, पानी को ही कहते हैं चैनल। और चैनल का मतलब दूसरे किसी चीज को डायरेक्शन देना, ठीक है। ये वर्ब है, ध्यान रखना आपका। लॉट ऑफ मनी हैज बीन चैनल्ड इनटू फाइंडिंग अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। A lot of money has been channeled। चैनल का अर्थ क्या हुआ, ठीक है ना, उसको डाला गया है, दिशा दी गई। हमको डबल एल लिखना बच्चों, हाँ, सिंगल एल नहीं, सिंगल एल अमेरिकन है, डबल लगाने से रेल लगेगी, तो उसको मैं डिक्शनरी में डाल दूंगा, ठीक है। तो a lot of money has been channeled into finding a vaccine for COVID-19। तो चैनल का अर्थ क्या हुआ, पैसा लगाया गया इसमें, टू गिव डायरेक्शन टू द मनी। मनी को डायरेक्शन देके कहाँ डाला, कोविड के वैक्सीन ढूंढने में। सिंपल से है, लेकिन ये आपको आने चाहिए सबको। फिर ये दो अगले दो शब्दों पे देखो आप, एक है, दोनों का उच्चारण एक जैसा है, कैनन, ठीक है। जिसमें डबल एन है वो तोप है, इसको याद रखना तरीका भी यही है, ये तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, पता लगेगा, ठीक है। तो डबल एन वाला तोप है, एन है तो बड़ी तोप है, ठीक है। मैनी कैनन्स वन बूमिंग, तो बहुत सारी तोपें जो गरज रही, बूम का मतलब गरजना। टू शो रेस्पेक्ट टू द विजिटिंग डिग्नेटरी, ठीक है। कोई भी आपका जो बाहर देश से आता है तो वो डिग्नेटरी कराता है आपका, ठीक है ना। आपका मेन हमारा विशिष्ट अतिथि इज कॉल्ड डिग्नेटरी। तो उसके रिस्पेक्ट में तोपें गरज रही थी, बहुत सारी तोपें गरज रही थी। और इस कैनन का अर्थ हो गया आपका रूल, किसी भी चीज का रूल हो सकता है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल कैनन ऑफ मॉरलिटी, ये नैतिकता का बेसिक कानून है, एंड वी मस्ट ऑब्जर्व इट, और हमको इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब देखना नहीं होता है, ऑब्जर्व मतलब उसकी पालना करना भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे ख्याल से क्लियर है, चला, उसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये दो वर्ड हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड आसान होते हैं, लेकिन उनको करते रहना चाहिए, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। जिसमें डबल एस है ना आपका, एक में डबल एस है, एक में सिंगल एस है, इतना फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये वर्ब है और ये आपका नाउन है। पहले मैं नीचे वाला कराता हूँ कि वो सिंपल है। ये कैनवास आपका मोटा कपड़ा है, जिससे गाड़ियों की हुड बनती हैं, जूते बनते हैं, और पेंटर अपने कैनवास को इस्तेमाल करता है पेंटिंग करने के लिए, उसको पेंटिंग कैनवास भी कहते हैं। ये कैनवास है क्योंकि वर्ब है, ये कैनवास है, ठीक, बाकी को फर्क नहीं है, ठीक। वी वेयर कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, तो हमारे जूते होते हैं जो मोटे कपड़े के होते हैं, ठीक है ना, पीटी शूज जैसे कहते हैं आप। अब ये इस कैनवास का अर्थ होता है सपोर्ट मांगना किसी से, किसी के लिए, अपने लिए भी, ठीक है। वी वेंट आउट इन ए ग्रुप कैनवेसिंग सपोर्ट फॉर आवर फ्रेंड हु वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो हम ग्रुप में बाहर निकले अपने दोस्त के लिए, लोगों का सपोर्ट मांगने के लिए जो इलेक्शन में लड़ रहा था। कंटेस्ट इलेक्शन का अर्थ होता है इलेक्शन लड़ना। आई होप इट इज क्लियर। तो इसको बार बार पढ़िए बच्चों, ताकि आपको ध्यान रहे। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। मेरा मकसद है कि ये शब्द आपके सामने से निकल जाएं, ठीक है, और इनको आप बोलने में अपने इस्तेमाल करें। ये जो कैलेंडर है जिसके पीछे DAR है, डर, दोनों फर्क यही है। ये DER है, ये आपका DAR है, ठीक है। ये जो ये है एल्मेनेक है, इसको एल्मेनेक से याद रखना है। एल्मेनेक का अर्थ होता है पंचांग। तो एल्मेनेक में सारे ए हैं, देखो आप, कहीं ई नहीं है, तो इसमें ई है पहले, लेकिन DAR में आपका ए है। तो इसका मतलब एक कैलेंडर है जिसमें तारीख होती है, छुट्टियाँ लिखी रहती हैं, उसमें लिखा मेरा से यही है। द कैलेंडर डिस्प्लेज ऑल द लोकल हॉलीडेज, जितने भी स्थानीय छुट्टियां हैं कैलेंडर उसमें दे रखी होती हैं, तो छुट्टियों को लाल रंग में दे देते हैं, ठीक है। एक दूसरा वर्ड है जिसके पीछे DER है, ये प्रेसिंग मशीन है। ये रोलर्स हैं जिनके बीच में से कपड़ा या कागज गुजरता है।
और उससे क्या होता है, पेपर आपका या आपका जो कपड़ा है वो स्मूथ हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है। द पेपर पासेस थ्रू आ लगाना भूल गया, अ सेट ऑफ कैलेंडर्स विच गिव इट, गिव इसलिए लगाया क्योंकि इसका सब्जेक्ट कैलेंडर से जो प्लूरल है, गिव मत करता ना, इसको गलती हो जाएगी। हाँ, कैलेंडर्स विच गिव इट ग्लेज, ग्लेज का मतलब चमक, एंड स्मूथनेस, और कागज भी और कपड़ा एकदम स्मूथ हो जाता है, ऐसा लगता है कड़प लग के निकला है, बढ़िया साहब। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ आप कैप्रिसियस और कैप्शियस, इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है। कैप्रिसियस वो आदमी होता है जो सनकी होता है, उस आदमी को विम्सिकल भी कहते हैं, फिकल भी कहते हैं, इरेटिक भी कहते हैं, और इसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, सनकी समझते हो कि जो आदमी, उसका दिमाग कमजोर होता है तो किसी चीज पे वो स्टेट फास्ट नहीं रहता। कैप्रिसियस को उल्टा हो जाता है एंटोनिम, स्टेट फास्ट, जो अपने विचारों में और अपने दिमाग में एक ही चीज पे रहता है। और कैप्रिसियस चेंज होता रहता है। बॉस कहेगा मीटिंग करो, तो आधे रास्ते आगे नहीं, मना कर दो, आज नहीं होगी, और जो वापस घर पहुंचना होता है कहते बुला बुला लो, कर ही लेते हैं। ऐसा आदमी इज कॉल्ड विम्सिकल, फिकल माइंडेड, इरेटिक, इसेंट्रिक, कैप्रिसियस। हाँ, हिज कैप्रिसियस नेचर वाज अ मेजर इरिटेंट। इरिटेंट मीन्स ऐसी कोई चीज जो आपको इरिटेट करती है। इरिटेंट कर होता है इरिटेटिंग, और इरिटेट कर तो गुस्सा दिलाना। तो जो ऐसे करेगा उससे आपको चिढ़ मचेगी डेफिनेटली। माई बॉस इज कैप्रिसियस, ही कीप्स चेंजिंग हिज माइंड, ही इज फिकल माइंडेड, ही इज वेरी इरेटिक, ही इज इसेंट्रिक, ही इज विम्सिकल। बहुत सुंदर बने, ठीक है। कैप्रिसियस क्लियर हो गया बच्चों। सनकी, सनकी वो आदमी होता है जो अपने डिसीजन को बार बार चेंज करता रहता है। एंड कैप्सियस, ये बिल्कुल अलग वर्ड है, इसको कोई लेना नहीं है। कैप्सियस का तो सेंसोरियस या फॉल्ट फाइंडिंग, जो आदमी दूसरों की गलती निकाल, कई लोगों को आदत होती है, अच्छा काम भी उसमें करनी, बाकी तो ठीक है, पर ये इसमें गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, ये गलत हो गया, कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। तो जो आदमी इस तरह का नेचर का होता है, वन हु ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड इन अदर पीपल्स वर्क, उसको कैप्सियस कहते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन को ऐसे लिखूंगा, कैप्सियस is a person who always tries to find fault in other people's work। तो दूसरों काम में गलती निकाले, उसको कैप्सियस कहते हैं, ठीक है ना, बस है, ठीक है। और कैप्सियस को नेचर के साथ में कोलोकेट करता हूँ। Nobody liked him due to his captious nature। उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ही ऐसा, दूसरों गलती ढूंढेगा, अपना नहीं देखेगा, है ना आप। तो ऐसे लोगों को कोई दूसरा पसंद नहीं करता है। तो एक छोटा सा एक वीडियो था बच्चों, और मैं इसको जारी रखूंगा, ठीक है। हर चीज़ में जोर लगता है, बने बनाए नहीं है, बनाने पड़ते हैं ना, इकट्ठे करने पड़ते हैं, ये टाइप करना पड़ता है। तो आई होप कि ये तो आपको समझ आ गए होंगे, इसको जारी रखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।